अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सियासी सूरत-ए-हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को 1 महीने में असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन कराने का एक अल्टीमेटम दे दिया है, मगर साथ ही हुकूमत ने कह दिया है कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ें, फिर बात हो सकती है अगले इलेक्शन के बारे में। दूसरी तरफ जो 9 असेंबली की सीटों पर इलेक्शन होना है, इमरान खान साहब खुद अगर तमाम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या ऑप्टिक्स होंगे, हुकूमत इस सारे नैरेटिव का कैसे मुकाबला करेगी, क्या सिचुएशन बनने जा रही है। हमारे साथ सीनियर साथी तज़किया का पैनल मौजूद है। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं, तलत हुसैन साहब मौजूद हैं, असमा शराजी साहिबा मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये जो सूरत हाल है ये बार बार बदल जाती है। हुकूमत कहती है अगस्त 2023 तक रुकना है, खान साहब ने 1 महीने का अल्टीमेटम भी दे दिया, और राना सना ने आपके शो में कह दिया कि आप पहले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियां तोड़ें। ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले वजीर आजम असेंबली तोड़ें और फिर आकर हमसे बात करें। ये कहां सिचुएशन जा रही है एग्जैक्टली, जब खान साहब 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? ये सिचुएशन वहीं पे खड़ी है जहां पे काफी दिन पहले खड़ी थी। तो मुझे इसमें कोई नई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये जो इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी पार्टी के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि वाज चौधरी साहब बार बार कहते हैं जी कि हमने तो सबने इस्तीफे दे दिए हुए हैं और कासिम खान सूरी ने इस्तीफे कबूल कर लिए थे, तो जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है वो सबका नोटिफिकेशन जारी करेगा, तमाम MNAs के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। लेकिन नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वहां पे PTI के कम से कम मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 5-6 MNAs जो हैं उनकी दरखास्तें मौजूद हैं, जो मेरे इल्म में है, हो सकता है और भी हो। और उन्होंने उसमें ये कहा कि जी हम छुट्टी पे हैं, और किसी ने कहा जी कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, किसी ने कहा मेरी तबीयत खराब है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो स्पीकर को कह रहे हैं, अगर उन्होंने 5 अगस्त 2022 की डेट में भी एक दरखास्त दी हो किसी ने कि जनाब मैं बैरून मुल्क में हूँ, तो इसका मतलब यह है कि वो स्पीकर को कह रहे हैं कि जो हमने इस्तीफे दिए थे, एक कलेक्टिवली जो इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे, उनमें जो मेरा इस्तीफा शामिल है वो असली इस्तीफा नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जब ये जो सीटें खाली हुई हैं, 11 कौमी असम्बली की सीटें खाली हुई, जिसमें 2 खवातीन की रिजर्व सीटें थी, और अब 9 सीटों पे इलेक्शन होना है सितंबर में। इन सीटों पे बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे के टिकट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पिछले 3-4 दिन में बड़ी खलबली मची हुई थी कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। अच्छा, ये एक सूबे में तो इलेक्शन हो नहीं रहा, ये तो 3 सूबों में हो रहा है। तो इसमें मिसाल मैं आपको देता हूं कि कराची से जो लियारी का हल्का है, जहां से 2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी थी अब्दुल शकूर शाद ने, तो अब्दुल शकूर शाद साहब जो है, जब उनसे ये इस्तीफा मांगा गया था 3 महीने पहले और कहा गया था आप इस्तीफा दे दें, तो वो उस वक्त भी काफी उनकी रिजर्वेशन थी कि मैंने बिलावल को इस्तीफा दिया और पार्टी ने मुझे पूछा ही नहीं, तो उन्होंने तो सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो अब लियारी से PTI जो है वो किसको टिकट देगी? तो इमरान खान साहब लियारी से जाके इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह एक और हल्का है कुर्रम का, खैबर पख्तूनख्वा का, वहां से जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके अलावा भी 3-4 लोग हैं, उन्होंने भी दी हुई है। इसी तरह पिशावर शहर से जो शौकत अली साहब का हल्का है, वहां से भी PTI के बहुत से जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ननकाना साहब से जो एजाज शाह साहब का हल्का है, वहां से बहुत से लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ये इमरान खान ने मुनासिब समझा कि बजाय कि मैं ये टिकटों के चक्कर में पड़ूं, किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी, तो बेहतर है कि 9 की 9 जगह से मैं इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर देता हूं। लेकिन अब उसमें होगा क्या? अब उसमें होगा ये कि ये अगले कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब की कभी इलेक्शन कमीशन में, कभी अदालतों में उनकी हेयरिंग शुरू हो जाएंगी, मुख्तलिफ केसेस शुरू हो जाएंगे, पेशियां शुरू हो जाएंगी, तो वो किस तरफ तवज्जो देंगे? ये इस तरफ तवज्जो देंगे या 9 हलकों में उन्होंने इलेक्शन लड़ना है वहां पे वो तवज्जो देंगे? 4 हलके जो हैं वो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, 2 हलके जो हैं वो पंजाब के हैं, 4 और 2 6 हो गए, और 3 हलके जो हैं वो कराची के हैं। तो कराची के जो 3 हलके हैं, लियारी के अलावा भी 2 हलके हैं, तो वहां पे वो कैसे ये सारी कैंपेन चलाएंगे? तो ये एक चैलेंज है, और अगर इमरान खान साहब इस चैलेंज को अच्छे तरीके से मीट करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें काफी मुश्किलात होंगी। तो साहब, एक तरफ दायरे अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो नहीं छोड़ रहे खान साहब, मगर 1 महीने का अल्टीमेटम है वफाकी हुकूमत को, मगर दूसरी तरफ जाहिर जब खान साहब तमाम 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे खड़े होंगे तो जाहिर उन्हें छोड़नी पड़ेंगी और फिर वापस वहां पर री इलेक्शन ही होगा। मगर ऑप्टिक्स क्या होंगे? खान साहब एक कैंपेन कर रहे होंगे, 9 की 9 में जीत जाते हैं, तो आपको लगता है कि एक अलग किस्म के ऑप्टिक्स और एक दिलचस्प किस्म की सूरत हाल होगी?
جی یقیناً شاہزیب دلچسپ صورتحال تو ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو سیاسی ڈسپریشن ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ عمران خان صاحب جب سے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلہ جاری کیا ہے، جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ وہ محسوس کیا ہوگا کہ وہ کافی بیک فٹ پر ہے۔ اور پھر یہ جو شہداء کا معاملہ ہے، جو انفارچونیٹ ہیلی کاپٹر کریش ہوا، اس کے اندر جو پاکستان کے افواج کے جوان اور ان کے افسران شہید ہوئے، اس کے اوپر جو ان کی جماعت کی طرف سے شہداء کی ٹرولنگ کی گئی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، اور ریزنٹمنٹ کا اظہار آئی ایس پی آر نے اپنے باقاعدہ بیان میں بھی کیا، اور عمران خان صاحب کو جو کور کمانڈر تھے شہید ہوئے، ان کے گھر میں جا کے باقاعدہ تعزیت بھی کرنی پڑی۔ عمران خان صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مواد سامنے آیا ہے اس کے پیش نظر ان کے ساتھ بڑا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ان سے زیادہ مقبول لیڈر کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ قومی انتخاب ایک طرح سے بن جاتا ہے 3 صوبوں کے اندر، تو عمران خان نے ثابت کرنا ہے اپنی طرف سے کہ میں ہر جگہ پر مقبول عام ہوں، آپ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ٹکٹوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی کمپلیکیشنز اپنی جگہ پر، لیکن عمران خان صاحب چونکہ ایک کائیاں اور اس کے ساتھ ساتھ ایگو ڈریون لیڈر بھی ہیں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے یہ ثابت کرنا، سروائیول کا مسئلہ بھی ہے اور ایگو کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں۔ تو آپٹکس تو جس طرح کہ حامد بھی نے بیان کیا ویسے ہی ہوں گے، آپ ہر جگہ پر موجود نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی جگہ پر کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو اس کو ووٹ پڑ سکتا ہے عمران خان کے نام پر۔ نہ صرف وہ یہ سیٹ نہیں چھوڑ رہے، شاہ محمود قریشی اپنے حلقے کی سیٹ نہیں چھوڑ رہے جہاں سے انہوں نے اپنی دختر کو اب لانچ کر دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سٹینڈ میں، اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کی ڈیمانڈ میں آپ کو درجنوں ایسے کنٹرڈکشنز نظر آتے ہیں جو ان کی پالیسی کا خاصہ ہے، لیکن میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب بیک فٹ پر نہ ہوتے تو شاید اس قسم کے اقدامات نہ کر رہے ہوتے۔ عاصمہ صاحب آپ بتائیے گا، یہ بیک فٹ پر ہوتے ہوئے کنفیوژن کی عکاسی کر رہے ہیں اقدامات، یا ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک پالیسی ہے جس میں عمران خان صاحب کو امید ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ان دی اینڈ ان کے حق میں ٹرن کر سکتا ہے؟ انہیں نکالا گیا جب نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو انہیں نظر آیا کہ کس طریقے سے کراؤڈ آ گیا تھا باہر، آپٹکس ظاہر تحریک انصاف کو کریٹ کرنے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی میتھڈ ہے اس ساری کی ساری اناؤنسمنٹ کا، یا ایک بیک فٹ پر ہیں اور پینک میں یہ فیصلہ سازی ہو رہی ہے؟ جی بالکل، ایک تو وہ پریشر انڈر پریشر ہے اور بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو انہوں نے دھوبی پٹکا مارنا تھا وہ ان کے اوپر ہی اب مارا جا رہا ہے۔ مثلا یہ ساری اسٹریٹجی جو تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تحریک انصاف کی تھی کہ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرے گی تو ہم مختلف جگہوں سے اپنے مرحلہ وار الیکشنز کروا کے لوگ لے آئیں گے، 2/3 میجورٹی آ جائے گی، اور چونکہ پی ڈی ایم کھلا میدان چھوڑے گی لہٰذا پھر وہ اپنی منمانی کی ترامیم کر سکیں گے۔ ایک اب تو یہ زبان زد عام ہے اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہی ہے۔ تو ایک طرح سے پی ڈی ایم نے یا جو موجودہ حکومت ہے اس نے وہی دھوبی پٹکا اس کو مارا، اور اسی طرح کی جو ترتیب ہے وہ دے دی تحریک انصاف کو، جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی۔ تو ان کا خیال تھا کہ وہ پریشر بلڈ اپ کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اکتوبر میں ان کو الیکشن مل جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو نومبر کے اندر فیصلے کرنے اور باقی دیگر چیزیں وہ ہو جائیں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے سرے دست۔ دوسری بات یہ جو 9 انتخاب حلقوں میں کرنا ہے، ان 9 حلقوں کے انتخاب کے لیے ہر جگہ سے جب وہ خود لڑیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہم سب کو پتا ہے یہ بات، کہ یہ ایک ان کی جو فنڈنگ ہے، یا جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے اخراجات ہیں ہر حلقے کے، وہ بھی ان کو دینے پڑتے ہیں، یعنی جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ افورڈ کرتا ہے، اس کی ایک لمٹ بھی ہے۔ تو ایک سوال پھر اٹھے گا کہ ان 9 حلقوں کے لیے اخراجات عمران خان صاحب کے پاس کہاں سے آئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سوالات اور ہیں۔ تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بیانیہ اب کون سا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے بیانیہ اختیار کیا تھا وہ سازشی خط کا تھا، وہ خودداری کا تھا، وہ غلامی کو ناقبول کرنے کا تھا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آیا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس وہ کون سا نیریٹو ہے جو کہ اگلے 9 نشستوں کے انتخاب کے لیے جگہ جگہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس دوران فارن فنڈنگ کے اوپر جو انویسٹیگیشنز ہیں، اس کے اوپر جو کاروائیاں ہیں وہ بھی زور پکڑ لیں گی، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی خورشید شاہ صاحب نے کہ اس دفعہ جو انویسٹیگیشن ہوگی ایف آئی اے کی جانب سے یا جس کی ایف بی آر کی جانب سے، وہ
अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, वो बराह रास्त नशर की जाएगी या मीडिया को उसके अंदर जो है वो बुलाया जाएगा। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि हुक्मरान इत्तेहाद बहुत क्लैरिटी के साथ आगे जा रहा है और वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है सामने आ जाएं ताकि बैकफुट पे मजीद इमरान खान साहब को ले जाया जाए। हामिद साहब एक प्रेशर तो बिल्ड कर रहे हैं खान साहब, और वो ये प्रेशर है कि ये मुझे हरा नहीं सकते, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। मगर मसला ये है कि केस एक नहीं है। अब एक तो तोशा खाना के जो मामला थे उसका एक रेफरेंस मूव कर दिया है 62-63 के तहत कि 2018-19 में आपने वो डिक्लेयर ही नहीं किया तहाइफ और उससे होने वाली आमदनी। फिर ये जो सर्टिफिकेट है उस पर हनीफ अब्बासी साहब का केस मौजूद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो भी जा सकते हैं। फिर वफाकी हुकूमत मूव कर रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक खतरा है और वो खतरा इमरान खान साहब महसूस भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक भी कर रहे हैं कि मुझे वाकई कहीं नाअहल तो नहीं कर दिया जाएगा, जैसा नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ -1 मेरे साथ वो तो नहीं किया जा रहा है? और क्या इसके इम्कानात भी आपको नजर आ रहे हैं कि हैं? इमरान खान साहब का मसला यह है कि उन्होंने पिछले 2-2.5 हफ्ते में अपना जो नैरेटिव है उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की है। पहले वो बिल्कुल एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे जा रहे थे, वो हर बात पे मीर जाफर मीर सादक का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। अब वो सिर्फ न्यूट्रल्स पे आ चुके हैं और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने पार्टी के अंदर हदायत भी जारी की हैं कि जरा एहतियात का मुजाहरा किया जाए। और ये जो रिसेंटली पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसरान और जवान एक हेलीकॉप्टर हादसे में जब शहीद हुए हैं और उस पर जो तहरीक इंसाफ के हामियों ने सोशल मीडिया पे जिस किस्म की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत ट्वीट्स की और ट्रेंड चलाए, तो उस पर भी इमरान खान साहब ने कहा कि यार ये हमारे हक में नहीं जा रहा। इसमें जो मेन रोल किया है वो किया है परवेज लाई साहब ने और मुनस लाई ने। उन्होंने कोशिश की है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला जो है वो थोड़े बेहतर हो जाए, ठंडे हो जाए। और इमरान खान साहब ने जब 17 जुलाई का जब बाई इलेक्शन था पंजाब में, उसका रिजल्ट आया और फिर परवेज लाई साहब जब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उसके बाद आप भी देखिए उनके लबो लहजे में एक वाज़ेह तब्दीली है। वो ठीक है, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जिस काम पे लगाया था तो उनको कंट्रोल करने में उनको मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन जाती तौर पे उनका जो बयानिया है उसमें काफी तब्दीली आई है। और वो टीवी चैनल जो इमरान खान साहब के नैरेटिव को बहुत भरपूर अंदाज में हाईलाइट कर रहे थे, आप देखें कि कम से कम एक टीवी चैनल का तो नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कौन सा टीवी चैनल है। वो तो अब बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हक में उनकी कंपेन चल रही है, पहले उनकी कंपेन बिल्कुल उलट थी। तो ये इमरान खान साहब एक आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका नैरेटिव है जिसको पहले बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी उस पर भी असर पड़ेगा। और आप देखें कि उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश किया है, तो उनकी पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से, और अमेरिकी सफीर जो हैं वो वहां पे जाते हैं और चीफ मिनिस्टर महमूद खान से मुलाकात करते हैं और बहुत सी बातें होती हैं उनके साथ, और फिर उसकी तस्वीर भी जारी की जाती है। तो इसका भी काफी असर पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ठीक है, ये जो अदालती मुकदमात हैं इनकी एक अपनी डायमेंशन है, लेकिन जो इमरान खान साहब अब कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो नैरेटिव है उसको थोड़ा तब्दील करें, तो उसका भी असर पड़ेगा। और उसकी एक वजह यह भी है कि मेरे इल्म में है कि कम से कम 2 लोग इमरान खान साहब के करीबी दोस्त वो दो हफ्ते गुजार के गए हैं पाकिस्तान में, वो अमेरिका से आए थे और उन्होंने इमरान खान को कन्विंस किया कि आप अपना जो एंटी अमेरिकनिज्म है इसको थोड़ा कम करें। और इसी के नतीजे में अब अमेरिकी सफीर की मुलाकात भी होगी है सीएम खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और मेरी इतला के मुताबिक बैकडोर चैनल से अमेरिकन के साथ इनके राब्ते भी शुरू हो गए। और जब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी तो पाकिस्तानी अवाम जो है फिर उनको ये सवाल करने का हक तो है कि आप हमें कहते कुछ थे और कर कुछ और रहे हैं, तो इसका सियासी नुकसान भी होगा इमरान खान। तहसील साहब, केसेस की नोयत ऐसी है क्योंकि ज़ाहिर है हर डायमेंशन से कोशिश कर रही है हुकूमत, 62-63 लग जाए, फॉल्स डिक्लेरेशन का मामला लग जाए, फॉरेन फंडिंग का मामला लग जाए, पार्टी बैन के मामला के हवाले से ऐसे है नोयत के इल्जाम कि अगर वो अपने मामला बेहतर कर लें इमरान खान साहब, या उनके मामला बेहतर हो जाएं तो बचना मुमकिन है, या ये मुश्किल नजर आ रहा है इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखें शाहजेब, बादिर नज़र में जो मवाद सामने आया है, और चूंकि एक तवील केस के बाद ये मवाद सामने आया है और दूसरे सोर्सेज से भी कोलैबोरेशन हुई है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी अगर आप देख लें, या जिस तरह इमरान खान की पार्टी के जो पुराने मेंबरान थे, फौजिया कसूरी का अगर मैं नाम लूँ, मेरा उनसे कल एक इंटरव्यू था,
اگر آپ ان کے بیانیے کو دیکھیں تو صحافیانہ تجزیے کے اندر تو یہ بہت سٹرونگ کیس نظر آتا ہے. اب اس سٹرونگ کیس کے اوپر جو مقدمہ کھڑا ہوگا وہ کتنا سٹرونگ ہوگا اور اس مقدمے کا نتیجہ کیا نکلے گا، اتنا وقت حکومت وقت کے پاس ہے کہ اس کو وہ پرسو کر پائے یا نہیں کر پائے، یہ اوپن اینڈڈ کوسچنز ہیں، ان کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے، مواد وہ موجود ہے. فیک اکاؤنٹس اگر استعمال کیے گئے ہیں تو وہ جرم ہے. اکاؤنٹس اگر آپ نے چھپائے ہیں، ڈکلیئر نہیں کیے ہیں تو وہ جرم ہے. اگر آپ نے بینڈ فنڈز کو استعمال کیا ہے تو وہ جرم ہے. اگر آپ کہیں پر لابنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو وہ جرم ہے. یہ جرائم بھی ہیں اور سیاسی اور آئینی طور پر پارٹی کے لیے بہت خطرہ بھی بن سکتے ہیں. عمران خان ہمیشہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوانا پسند کرتے ہیں، بالخصوص جب سے ثاقب نثار صاحب نے ان کو یہ ہار پہنایا ہے تب سے اس کو مسلسل کوٹ کرتے ہیں. ایک اپنی پاپولیرٹی کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک اپنی صداقت اور امانت کا تذکرہ کرتے ہیں. اب وہ صداقت اور امانت کا جو معاملہ ہے وہ ان اعداد و شمار کی روشنی میں آپ کو بہت کمزور پڑتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ عمران خان نے اپنے لیے سپیس نہیں چھوڑی. دیکھیں انہوں نے حامد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا بیانیہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس بیانیے کی سڑک پر وہ جتنا سفر کر چکے ہیں اس کے بعد ان کو ریورس گیئر لگاتے لگاتے بھی بہت وقت لگ جائے گا. اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا ہے. انہوں نے پاکستان کی ریاست کے اداروں کی عزتوں کو اچھالا ہے. انہوں نے فوج کے سربراہان کو غداروں کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے، انٹیلیجنس کے سربراہان کو امریکی ایجنٹس کے ساتھ ایکویٹ کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنے اوپوننٹس کو پاکستان دشمن کہا ہے. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب جب بہت سارا مواد ان کے خلاف نظر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی تو کوشش کریں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس سپیس اویلیبل ہے. تو عمران خان صاحب ایونچولی بہت سارے ایسے الفاظ جنہوں نے ادا کیے اور اعمال جنہوں نے کیے، مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کہیں نہ کہیں جا کر بری طریقے سے زخمی ضرور ہوں گے. آپ کو آسما نظر آ رہا ہے کہ آف دا ریکارڈ بھی کہ اس وقت جو حکومتی کانفیڈنس ہے وہ واقعی ایک ویسے بھی کانفیڈنٹ ہے کہ ہاں عمران خان کے خلاف ایسا مواد ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے یا ان کے خلاف کوئی فیصلے آ سکتے ہیں، اور تحریک انصاف میں پینک ہے کیونکہ وہ رپورٹ آنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں نکلا ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے، مگر بہرحال احتجاج بھی کر رہے ہیں اپنی جگہ پر. جی بالکل. دیکھیے یہ ایک تو اعتماد سب سے پہلے تو یہ نظر آ گیا کہ حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کرنے پر اتفاق کر لیا اور یہ ڈٹ گئے کہ اب ہم اگست 2023 تک جو ہے وہ حکمرانی کریں گے. اب اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ اتنا اعتماد آیا کہاں سے؟ یا آیوڈین کا ٹکا یا جادو کی جپی، یہ کون سی ہے جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو ہے وہ دم پکڑا اور وہ کہنے لگے کہ اب ہم اقدامات کریں گے؟ تو اس میں بہت سارے پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ڈالر کی قدر و منزلت میں نیچے اس کمی آنا شروع ہو گئی، روپیہ مضبوط ہو رہا ہے. مہنگائی میں ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے ہی آئل پرائسز کم ہوگی، جو ہماری اطلاعات ہیں ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور اس کا جو اثر ہے وہ عوام پہ پڑے گا، ان کو ریلیف ملے گا. تو وہ 3-4 مہینے اگلے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کو سٹیبل کرنے میں کامیاب ہوں گے. دوسری جانب جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومتی اتحاد کے کسی طریقے سے فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد پھر وہ اپنا نیریٹو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لے کے جائیں. اور پھر دیکھیے اس کے بعد سے ایک مضبوط طریقے سے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور اداروں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ اگر آپ نے اس وقت اس سیاسی جماعتوں کی حکومت کو یا حکومتی اتحاد کے ساتھ اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اس کا تو مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے آپ جو ہے وہ معیشت کو نہیں سنبھال سکتے. اور شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی بنیاد کے اوپر آرمی چیف نے مختلف ممالک کو ٹیلی فون بھی کیے. تو ایک تو اعتماد جو تھا وہ ایک طرفہ نہیں بلکہ سہ طرفہ ہے. 3 اطراف سے اعتماد اس حکومت کو ملا، جس کے بعد وہ اس کے اوپر پروسیڈنگز شروع کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اپنا جو ان کا گول ہے اگلے انتخابات کا اس کی طرف اس تک جانا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو مرحلہ وار الیکشنز ہوں گے یا مرحلہ وار جو استعفے منظور کیے جائیں گے، اس میں جو پہلے ابتدائی استعفے آ گئے جیسے کہ حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے پورا جج کر لیا، اپنا کیلکولیشن کر
कर ली और पूरा होमवर्क किया है कि हम इसको किस तरह से आगे लड़ेंगे। उसके नतायज जो कुछ भी हो, लेकिन अगर पूरी सारी जमातें मिलकर लड़ेंगी तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो ऑलरेडी इमरान खान साहब पे और तहरीक इंसाफ पे पड़ेगा। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास नैरेटिव मौजूद नहीं है, आप आवाम को अगर रिलीफ मिलना शुरू होता है, महंगाई थोड़ी सी कम होती है और पेट्रोल की कीमतें नीचे जाती हैं तो जाहिर है कि और डॉलर नीचे आता है तो इसका एक साइकोलॉजिकल ही नहीं, इसका एक फिजिकल असर भी जो है वो पड़ेगा पाकिस्तान के आवाम के ऊपर और नैरेटिव बनाने में आसानी भी होगी। और साथ ही आपका जो चोर डाकू का नैरेटिव है वो भी पीछे जाता दिखाई देगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के ऊपर आप पे उससे ज्यादा कहीं ज्यादा संगीन इल्जामात तहरीक इंसाफ पे आ चुके हैं। तो ये जो सोशल मीडिया, ये कीबोर्ड वॉरियर वाला एक मामला चल रहा है, इसके ऊपर भी अब आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के ऊपर हुकूमत जो है वो आना चाह रही है, जिस तरह से हमें लग भी रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मजबूत बयानिए के साथ वो सामने आ रहे हैं। और दूसरी जानिब आपने देखे जो अभी ISPR की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है हालिया, उससे नजर आ गया कि ऐसे लगता है कि इदारे भी अब किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन को डील करने में, हैंडल करने में घबराएंगे नहीं। तो नसर साहब, एक जो मसला था हुकूमत का, बल्कि दो मसले थे, एक तो मुआशी सिमत नहीं नजर आ रही थी और दूसरी सियासी सिमत नजर नहीं आ रही थी। अब जाहिर है मुआशी सिमत नजर आना शुरू हुई है, जिसकी वजह से मार्केट्स में भी कॉन्फिडेंस आया है, रेस्पॉन्ड भी कर रही हैं, IMF प्रोग्राम की बहाली की उम्मीद भी पैदा हो गई है। मगर जो सियासी सिमत है, आपके ख्याल में वो भी क्लियर है या फिर वो भी बदलेगी? ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर सकते हैं इमरान खान साहब कि वो बदलेगी और अभी हुकूमत के पास कोई पॉलिसी है नहीं इस सियासी तौर पर? देखिए, एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर कि जब ये जो उतार चढ़ाव है किस्मतों का या सियासी मकबूलियत का, दोनों अगर आप पलड़े देखें, एक तरफ हुकूमत दूसरी तरफ इमरान खान, उनमें किसी पलड़े की अपनी काविश आपको नज़र नहीं आती। इमरान खान जब निकले तो हुकूमत के पास स्ट्रेटजिक फैसले करने का वक्त था, उन्होंने फैसला किया कि हमने हुकूमत करनी है। उसके बाद उनके पास मौका था कि अपने आप को संभाल के चलें और कुछ अवाम दोस्त किस्म की पॉलिसियाँ बनाएं। मईशत नहीं उनसे संभल पाई, फैसला करने में देर हो गई कि इसहाक डार साहब ने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने हैंडल करना है, और एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दिया। और उसके बाद उनके फॉर्चून्स गिरने लगे। उनके फॉर्चून्स गिरने लगे तो इमरान खान के फॉर्चून्स ऊपर जाने लगे, और जिसका नतीजा आपने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के अंदर देखा। इसमें इमरान खान का अपना कोई कारनामा नहीं था, हुकूमत की अपनी कोताहियाँ थी। अब वही प्रोसेस आपको रिपीट होते हुए नजर आ रहा है। इमरान खान अपनी गलतियों की वजह से, अपनी ट्रोलिंग कैंपेन्स की वजह से, अपने बयानात के तजादात की वजह से, अपनी कलाबाजियों की वजह से, और पंजाब के अंदर हुकूमत लेकर परवेज़ इलाही साहब के साथ मिलकर काम करने की वजह से, जिस किस्म की काबीना बनी है, जिस किस्म के लोग उसके अंदर मौजूद हैं, उस वजह से अब आपको फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। जो जो वो फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत की सियासी सिमत आपको दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। अब इकॉनमी का फैक्टर है, आई अंडरस्टैंड कि हामिद मीर का इसके ऊपर एक अपना टेक है मिफ्ता इस्माइल के बारे में, और हमने खुद मिफ्ता इस्माइल को क्रिटिसाइज़ किया है। ज़ाहिर अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस जार हैं, तो मुल्क में जो कुछ हो रहा है आपको उसका जिम्मेदार ठहराना पड़ता है। लेकिन अगर मिफ्ता इस्माइल जो है वो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं उन मसाइल के जिसका सामना किया इस हुकूमत ने, तो मौजूदा हालात में ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इकानमी को संभालने का वो क्रेडिट भी क्लेम करेंगे। उनका है या नहीं है एक अलहदा पैसा, लेकिन क्लेम करेंगे। फौज की तरफ से भी आपको सपोर्ट नज़र आती है। IMF के साथ बातचीत के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार आपको नज़र आता है। रिप्रेजेंटेटिव्स ने पहले मुलाकातें की, चीफ की जो कॉल है अमेरिकन के साथ वो भी बड़ी मशहूर हुई। अब एक और बातचीत का भी तस्करा है जो मिडल ईस्ट के जो हुकूमतें हैं उनसे इन्वेस्टमेंट लाने की, बायलैटरल कर्जे देने की बात के हवाले से जारी है। तो आपको लगता है कि मुआशी तौर पर हुकूमत आपको संभलती हुई नज़र आ रही है। इमरान खान के पास इसकी जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है सियासी तौर पर, वो क्लोज होती जाएगी या कमज़ोर होती जाएगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, इसमें किसी का कारनामा नहीं है, जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनकी अपनी कोताहियाँ ज़्यादा कारफरमा नज़र आती हैं आपको। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़किरों की गुफ्तगू आपने सुनी। सबसे अहम बात यह है कि क्या वाकई मईशत सही सिमत में जाएगी, क्या वाकई
मईशत संभल गई है, डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, आर्जी तौर पर टला है, ये मुस्तकिल बुनियाद पर टल गया है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मुआशी तजियाकारों की राय आपके सामने रखें, क्योंकि मुल्क की सियासत इस वक्त मईशत के गिर्द भी घूम रही है। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, आप सनतकार भी हैं, माहिर मईशत भी हैं, यूसुफ नज़र साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, खकान नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का शो में ज्वाइन करने के लिए। आरिफ हबीब साहब, ज़ाहिर है बतौर सनतकार भी और फाइनेंस इंडस्ट्री से भी आप वाबस्ता हैं, क्या वाकई खतरा टल गया है कि हम कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे और कहीं ना कहीं कोई सिमत नजर आ रही है कि IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाएगा और सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी? जी, आई थिंक अब तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये ख़तरा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया या टल गया है। इसलिए कि सबसे जो बड़ा रीज़न मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जुलाई के हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हो गए, और जो फाइनेंस मिनिस्टर ये क्लेम करते हैं कि हमारा इंपोर्ट्स अब हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस से जो है वो कम होगा, तो आई थिंक उस सिचुएशन ने जो है वो ये रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नज़र आता है। एंड आई थिंक यही सही तरीका है शाहजेब भाई कि हम $1 बिलियन के लिए जो है वो इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा उनके एहसान ले रहे होते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट कम करके इस मामले को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं तो आई थिंक यही सही तरीका है। खकाना जी साहब, आपने ज़ाहिर वजारत खजाना में खुद काम किया, IMF से डीलिंग्स आपने विटनेस की हैं, बहुत ही सख्त रवैया था। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी से भी पूछें कि IMF बहुत ही सख्त रवैया था, शौकत तरीन साहब भी कहते थे इस हुकूमत को भी बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दिया गया, तो ये समझा जाए कि कोई स्मूथ सेलिंग होगी अगर ये प्रोग्राम बहाल हो गया, और आपको बहाल होता नजर आ रहा है, और उसके बाद कोई लगता है कि मईशत कम से कम एक मुस्तहकम अंदाज में आगे मूव कर रही होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पहले तो ये समझ लें कि जो इस वक्त का क्राइसिस है वो है एक डॉलर क्रेडिट क्रंच। सो वी हैव अ क्रेडिट क्राइसिस ऑफ द डॉलर दैट इज एग्जिस्टेंट। ये कोई सॉल्वेंसी का क्राइसिस नहीं है पाकिस्तान का, और ये फरवरी से चल रहा है और चल भी उसी वजह से रहा है जिसका आपने जिक्र किया। वो क्या है कि फरवरी में पाकिस्तान ने अपना 7वां रिव्यू कंप्लीट करना था। फरवरी से यू आर हिटिंग द एंड ऑफ अगस्त, अभी तक 7वां और 8वां रिव्यू अब आपने इकट्ठा करके करना है। IMF से जो भी आपके मुज़ाकरात हुए हैं, चूंकि इतने डिलेड हो गए हैं, सो एक ट्रस्ट का डेफिसिट कायम हो गया है, और इसके साथ साथ इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के जो फिस्कल हालात, पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट के हालात और पाकिस्तान के जो क्वाज़ी फिस्कल हालात हैं, वो तीनों जो हैं वो बहुत तब्दील हो गए। 5,309 अरब का आपने फिस्कल रन किया, यानी कि आप सोचिए कि आपका जो फिस्कल है वो बहुत बहुत हाई हो गया। उसकी वजह से एक करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो 17.4 बिलियन डॉलर का क्रिएट हुआ। सो IMF ऑल्सो हैड नो चॉइस बट टू गो हार्ड ऑन करेक्टिंग द मैक्रो फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री। सो जब हम उनको कहते हैं कि वो सख्त शराइत पेश कर रहे हैं, तो पहले हम समझ लें कि हम खड़े कहाँ हो गए आकर। दूसरी बात, नेपरा और ओगरा ने आपकी प्राइसेस, एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर की और पेट्रोलियम की तश्कील दी। इसका कोई ताल्लुक IMF से नहीं है। इसकी तब्दीली आपको खुद करनी चाहिए थी, ताकि आपका जो 850 अरब रुपए का डेफिसिट बिल्ड हुआ पावर सेक्टर में अलोन, और ये भी फिगर हमें IMF की तरफ से पता चला। अगर इन हालात में आप मैक्रो फंडामेंटल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए। इसमें कौन सा ऐसा स्टेप है जो फंड ने आपको कहा है जो करेक्ट नहीं है? सो मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि ऐसा हमें सोचना भी चाहिए। फंड के बगैर आप एक लिक्विडिटी क्रंच में है डॉलर की, बिकॉज आपकी इकोनॉमी जिस तरह हमने सेटअप कर दी है, अगर उसको फायर फाइट करके हर वक्त डॉलर ना फीड किए जाएं, तो 33 से 35 अरब डॉलर का डेफिसिट है ग्रॉस फाइनेंसिंग में नेक्स्ट ईयर का। ये ग्रॉस फाइनेंसिंग का डेफिसिट आप पूरा नहीं कर सकते जब तक फंड आपको स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं देता। ये हैं आपके नंबर। इन द शॉर्ट टर्म इस लिक्विडिटी क्रंच से निकलिए, ब्रीदर लीजिए, फंड की सारी चीजें पूरी कीजिए। अभी भी देखिए ना, आपने ₹7.92 बिजली बढ़ानी थी, फंड से आपने ये एग्री करवा लिया है कि ₹3.5 और 92 पैसे बढ़ेगी। सो यू हैव सम। ये चीजें अगर मैं भी आपको एडवाइस कर रहा हूं तो यही कहता, बट ऑफ कोर्स फंड से निगोशिएट करते हुए इफ यू पुट ऑप्शंस ऑन द टेबल, आप ये कहें कि मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन करनी है, मैंने रिटेलर्स पे टैक्स लगाना है, मैंने POS मशीन करनी है, मैंने अपना सेल्स टैक्स बढ़ाना है,
fund will always be live to that. But ये याद रखिए कि fund सिर्फ corrective measures लेता है, आपके structural issues को ठीक नहीं करता, और उनका horizon 3 साल का होता है. उन्होंने 3 साल में pricing changes ensure करने हैं, मैक्रो स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है, और दुनिया भर को देखते हुए आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी है. ये 3 चीजें वो कर रहे हैं, और इसी से आपको ब्रीदर मिल रहा है. अब आपके पास वक्त है कि आप अपने एसेट्स बेचें, आप नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह यूज करें, एफडीआई लाएं मुल्क में. ये काम तो आपने करने हैं, फंड आपको कतई तौर पे नहीं रोकता. हमने लास्ट प्रोग्राम जब मैंने एंकर किया पाकिस्तान का, हमने जब प्रोग्राम रन किया तो हमें कभी किसी ने रोका कि हम एलएनजी पावर प्लांट्स मुल्क में ना लगाएं, हमें कभी किसी ने रोका कि हम एलएनजी की नई एग्रीमेंट्स करें. आप डिसएग्री कर सकते हैं कि वो एग्रीमेंट्स किस तरह हुए, पर आपको कतई तौर पे फंड ये नहीं रोकता कि पर मैक्रो फंडामेंटल्स की स्टेबिलिटी जरूरी है, वो हो रही है प्राइसिंग चेंजेस के थ्रू. दैट इज प्राइमरीली जो आईसीयू का डॉक्टर है, और तो मैं कहूंगा कि मोर ऑफ अ वेंटिलेटर का जो डॉक्टर है वो ये करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, और उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऑनलाइन आ जाती है जब इतना डिले हो जाता है. अब आपको एक ब्रीदर मिला है. आपकी जुलाई इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव मंथ फॉर पाकिस्तान, ये मैं बार बार कह रहा हूं. उसकी वजह यह है कि आप बहुत हाई इंपोर्ट से आ रहे थे जून में, और जुलाई में ईद हॉलीडेज, मॉनसून भी आया. अभी भी आपको कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर लगानी चाहिए. स्पेन लगा रहा है, अगले दिन आई वाज टॉकिंग टू द बांग्लादेश फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो लगा रहे हैं, आप भी लगाइए, ताकि आपकी एनर्जी नीड्स जो है वो कम हो और आपका इंपोर्ट बिल ऑन द एनर्जी सेक्टर कम हो. दिस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेटजी दैट यू मस्ट डू. ये भी ब्रीदर्स हैं सारे. ये जाहिर है, ये अभी तक हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने ऐलान जरूर किया है, बट जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है उस पर अमल नहीं होता नजर आया है. यूसुफ नजर साहब, आपका भी बहुत ही क्रिटिकल व्यू रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत चली है और इस नहज पर पहुंची है. अब आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिम्त नजर आ रही है जिसकी वजह से समझा जाए कि हम कहीं खतरात से जरूर निकल गए हैं, कि कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो जाएगा, और कोई सिम्त भी है या सिर्फ एक टेम्पररी खतरे से निकले? देखिए, पहली बात तो ये कि जो 2 क्रिटिकल फैक्टर्स हैं इस वक्त, वो है आपका इंपोर्ट्स और दूसरा आईएमएफ की कंडीशनैलिटी. इंपोर्ट्स में जो कमी हुई है जुलाई में, हमेशा आप पिछले साल भी फिगर्स देख लें, जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी होती है, तो ये सीजनल इफेक्ट भी है. इस वक्त जो पोजीशन है, इस वक्त हमारे पास ऑयल के जो हमारी डीजल ऑयल पेट्रोल जो है उसके रिजर्व जो है 30 डेज के हैं, और जो फर्नेस ऑयल है उसके रिजर्व हमारे तकरीबन 6 मंथ्स के हैं. तो ये कोई इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है, लेकिन ये समझना कि हम बिल्कुल खतरे से बाहर आ गए हैं वो इसलिए गलत होगा कि इंपोर्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है, हमारा पिछले साल को $80 बिलियन की इंपोर्ट्स थी, एक्सपोर्ट्स जो थी वो $31 बिलियन के करीब थी. मैं सिर्फ गुड्स इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूं. तो इस वक्त अगर आप देखें, इस महीने में भी एक्सपोर्ट्स हमारी गिरी हैं. तो मुझे ये है कि हमें बड़े कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए. मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान कोई श्रीलंका है. पाकिस्तान श्रीलंका से मुवाजना करना मैं समझता हूं गलत है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स. ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि हमारे जो ट्रेड बिल है वो कैसे चलता है. ऑयल प्राइसेस जो हैं, जो इस वक्त जो है $100 से नीचे कुछ आई हैं, ये कैसे चलती हैं, और फिर हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से मामलात कैसे चलते हैं. हमें ये समझना जरूरी होगा कि आईएमएफ के साथ इस दफा हमें बहुत एहतियात से चलना होगा. अगर इसलिए कि स्लिपेजेस हुए तो मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ का रवैया हमारे साथ जो है वो नर्म होगा. तो ये क्रिटिकल फैक्टर्स हैं. इसमें कोई ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर प्रेजेंट करना जो है, मैं इससे गुरेज करूंगा. पोजीशन इज क्रिटिकल, यस. जो हम वी वेंट टू द ब्रिंक, लेकिन उससे हम पीछे आए हैं. लेकिन ये एटीट्यूड के सब अच्छा है और हम सही सिम पे जा रहे हैं. मैं नहीं समझता वो इसलिए कि जो अभी जो बात हुई एनर्जी कंजर्वेशन की, वो बहुत अहम फैक्टर, और उस तरफ हमने कोई इकदाम नहीं लिया है. दूसरी तरफ हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो इस तरह से है कि ट्रेडर्स के साथ अभी आपने देख लिए जो टैक्स लगाने का मसला था, और गवर्नमेंट ने उससे एक स्टेप बैक लिया है. तो कोई $40 बिलियन का जो है इस जो है ट्रेडर्स को जो कंसेशन दिया है, और फिर जो 30 बिलियन का था पीएसओ का मामला, तो 70 बिलियन का जो रुपीस का जो डेफिसिट है वो होल आया है, जिसको हमें कैश करना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रिपरेशन है, हमने जो बहुत रिस्पॉन्ड किया है, चाहे वो सुपर टैक्स का मसला हो, चाहे वो इन चीजों का मसला हो, अभी भी वी आर इन अ रिएक्टिव मोड.
ये पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई हार्श कमेंट करूं, लेकिन इस खुशफहमी में रहना कि ऑल इज वेल, जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं वो ये सजेस्ट नहीं करते कि ऑल इज वेल। हमारे पास जो बैनुल अक़वामी मार्केट है उससे फंड रेजिंग की कैपेबिलिटी, जो इस वक्त कैपेसिटी है, वो जीरो है। और जो दूसरे ममालिक हैं जिनमें चाइना भी शामिल है और सऊदी अरेबिया भी शामिल है, वो भी बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत ही कॉशियस एटीट्यूड दिखाया है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि अगले जो 3 महीने हैं वो क्रिटिकल हैं। जहां तक ताल्लुक है एक्सचेंज रेट का, देखिए क्राइसिस में जो एक्सचेंज रेट होता है बड़ा वॉलेटाइल होता है, वो बहुत ऊंचे भी जाता है नीचे भी आता है। तो वॉलेटिलिटी इटसेल्फ जो है वो साइन होता है एंक्शियसनेस का। तो इसमें उसको खाली एक्सचेंज रेट को देखते हुए और इसमें जो सीजनल इफेक्ट है और जो टेम्पररी इफेक्ट आता है पोजीशन क्लोज करने से, इस पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करना चाहिए। फॉरवर्ड लुकिंग थिंकिंग होनी चाहिए। और इसमें जो मोस्ट क्रिटिकल चीज है वो हमारी एनर्जी बिल है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट टर्म में तो यकीनन मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि वो उसको कट करेंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स भी शामिल हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वैसे मैं ये एक्सपोर्ट मैं आता हूँ, एक्सपोर्ट वाले मामले पर भी आता हूँ, मगर मोहम्मद सुहेल साहब ज़ाहिर है एक मैस नजर आता था। हमने देखा है कि आईएमएफ से वादे किए फिर पूरे नहीं किए, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है तो फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी है। कहीं ना कहीं कोई सिमत आपको नजर आ रही है कि आईएमएफ की अगर कंडीशंस हैं तो उन्हें पूरी करने की कोशिश भी की जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी भी एक ही सिमत में नजर आ रही हो? कोई सिमत है या अभी भी सिमत का फुकदान है? ये जो टेम्पररी एक सेंटिमेंट बना है बस के हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे और आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में शादिब भाई मुझे तो काफी बेहतरी नजर आई है। मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मैं 2 महीने की बात कर रहा हूँ। और मार्केट्स भी जो हैं वो देखती हैं कि वो एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या है। तो जो 2 महीने पहले जो हालात थे, जो नंबर्स थे इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, रिजर्व्स के और जो आईएमएफ से मामलात थे, आज की तारीख में उसमें काफी बेहतरी नजर आई है। ना सिर्फ आईएमएफ ने कैटेगोरिकली कहा है कि आपने सारी चीजें कर ली हैं, सिवाय एक अश्योरेंस है, वो भी सिर्फ अश्योरेंस का वर्ड उन्होंने यूज किया है। दूसरी जानिब जिस तेजी से इंपोर्ट गिरी हैं, और आज ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 3 महीने तक तो वो इस ट्रेंड को कंट्रोल करेंगे। और जिस तेजी से ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और रेमिटेंस का, जिस तरह आरिफ साहब ने बताया, बैलेंस हो गया है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी तवक्को नहीं थी। और इसी वजह से जो रिएक्शन करेंसी मार्केट में आया है, जो रिएक्शन मनी मार्केट में आया है, जो रिएक्शन स्टॉक मार्केट में आया है, वो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, इसलिए कि चीजें एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। मैं आपको एग्जांपल दूं, 12 से 15 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट का एक एवरेज मार्केट का कंसेंसस था। और हमारी अभी एनालिसिस कहती है कि ये 8 से 9 बिलियन डॉलर होगा। और जिस तरह एक फेयर था कि पाकिस्तान का अगले साल जो फाइनेंसिंग गैप है 33-35 बिलियन डॉलर है, मेरे हिसाब से जो अभी हालात है वो 30 बिलियन डॉलर के करीब रह गया है। और जो फेयर था कि 4 बिलियन का कमर्शियल डेट पाकिस्तान को रोल ओवर करना है, 1 बिलियन का यूरो बॉन्ड रोल ओवर करना है, मेरे ख्याल में वो रिस्क खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब फाइनेंसिंग गैप आपका 4 से 5 बिलियन डॉलर खत्म हो गया है। और तीसरी चीज फाइनली, और तो गवर्नमेंट ने काफी इकदाम करने हैं, गैस प्राइस बढ़ानी है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, मगर जो हम ग्राउंड रियलिटी देख रहे हैं, जिसका नंबर्स भी अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि डिमांड कॉन्ट्रैक्शन तवक्कुआत से बहुत ज्यादा हुआ है और बहुत जल्द हुआ है। क्योंकि इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जब आप कीमतें बढ़ाते हैं तो उसके कुछ महीने के बाद लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। मगर जो 30% हमने पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम होती हुई देखी हैं, हमने ये भी देखा है कि लोगों ने चाय की कंजम्पशन कम कर दी है, बहुत सारी चीजें कम कर दी हैं। तो मेरे हिसाब से हम ये नहीं मैं कह सकता कि हम रिकवरी मोड पर हैं या हम सही सिमत पे हैं, मगर ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है जिसका रिएक्शन सारी मार्केट्स बता रही हैं कि 2 महीने पहले जो तवक्कुआत थी, आज चीजें उन तवक्कुआत से काफी बेहतर नजर आ रही हैं। और आरवी साहब, मगर ये जो ज़ाहिर जो आप भी कह रहे हैं कि इंपोर्ट को कर्टेल करना सबसे बड़ी तरजीह थी, मिस्टर इस्माइल साहब भी कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल करना सबसे बड़ी मेरी तरजीह थी, मगर अब हमें नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन को 25% को छू रही है
اور کوئی 6-8 ماہ تک اسی صورتحال میں ہم رہیں گے کیونکہ بیس افیکٹ تو اگلے سال جا کے کک ان کرے گا, پھر شرح سود کوئی 15% پر ہو اور ہمیں امپورٹس کرٹیل کرنی ہو اور اس کے لیے انرجی بل بھی نیچے رکھنا ہو, تو ہم پھر یہ تو طے ہے کہ گروتھ کے لیے تو ہم اگلے 8-10 ماہ بالکل بھی نہ سوچیں, ہم اسی ارینجمنٹ میں چلے کہ بس ہمیں سالوینٹ رہنا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کرنا ہے, امپورٹس کو بھی نیچے ہی رکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو نہیں لگتا ایکسپورٹس بھی کمپرومائز ہوں گی اور گروتھ بھی نہیں آئے گی, مگر ہم کم از کم ایک تجارتی خسارے سے بچے رہیں گے؟ جی بالکل, آئی تھنک ان حالات کے اندر یہ گروتھ کوئی پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تو جو ہے وہ ہمیں یہ تھا کہ ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو ہے وہ ہم ٹائملی آنر کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, اور اس کے لیے جو ہے وہ مسئلہ تھا, اور اس کا جو آسان حل ہونا چاہیے وہ ہے امپورٹ کم کرنا جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اور فوری طور پر جو ہے وہ یہ پاسبل ہے, اور یہ جولائی میں ہم نے دیکھا ہے. بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سیزنل افیکٹ وغیرہ ہے, لیکن اگر جو ہے پالیسی میکر ڈٹرمنڈ ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اگلے 3-4 مہینے جو ہے وہ اسی پالیسی کو جو ہے وہ پرسو کروں گا, اور یہ کارگر ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر فوکس کریں, اور اس کے اوپر فوکس کر کے اس چیز کو کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے, باقی چیزیں تو ہم فرینڈلی کنٹریز سے جائیں گے اور وہ ہمیں جو ہے وہ اوبلائج کریں گے نہیں کریں گے, یہ سارے معاملات ہیں. اور یہ سہیل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ابھی اس وقت انٹرنیشنل جو کموڈٹی مارکیٹس ہیں اس میں بھی جو ہے ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی آج کے ریٹ آ رہے ہیں آئل کے $87-88 کے آ رہے ہیں, کہاں وہ $120 $125 کی جو ہے وہ تھے. اس کے علاوہ دوسرے بھی جو ہے ایڈیبل آئل کی پرائسز کا جو ہے وہ گر جانا, کول بھی جو ہے وہ 300 کے نیچے جو ہے وہ آ گیا ہے, اور کموڈیٹیز بھی جو ہے ان میں بھی ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے. تو یہ سب جو ہے ڈیفینیٹلی یہ ریلیف پرووائڈ کرے گا اگر روپے کی ویلیو کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے ڈیفینڈ کر لیا جائے, اور اگر یہ ڈیفینڈ کریں گے تو انفلیشن پہ بھی اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, کیونکہ یہ 140 کے قریب جو ہے وہ ڈالر کا پہنچ جانا, ابھی 240 کے قریب جو ہے وہ پہنچ جانا, اور پھر ابھی 224 جو ہے وہ آ گیا, اور اوپن مارکیٹ میں اور بھی کم ہے. اور اس کو اگر اور فردر جو ہے ڈیفینڈ کر لیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفلیشن کا معاملہ ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سا جو ہے بہتر ہو جائے گا, اور وہ بہتر ہو جائے گا تو پھر عام عوام کی جو کمپلین ہیں وہ بھی پھر کم ہو سکیں گی. کیونکہ مجھے تو یہ پہلے ڈر تھا کہ اگر یہ کرنسی ہماری اتنی ویک ہے اور یہ سب چیزیں آگے جائیں گی تو یہ انفلیشن کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ پبلک کو جو ہے وہ ہانٹ کرے گا. تو ان حالات میں آئی تھنک اس کو امپورٹ کی کمی کو جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے اور اس پہ قائم رہنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا جو ہے وہ گروتھ افیکٹ ہوگا, لیکن اگر 3-4 مہینے کے لیے اگر ہم اس پاتھ پہ رہیں اور یہ اسٹیبلائزیشن کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ریویو کرنا چاہیے, اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں تو پھر ہم امپورٹس کو جو ہے وہ کچھ ریلیکس کریں. اور پھر آئی تھنک میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں, اگر آٹوموبائل کم آئے گا تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا, اگر یہ موبائل فون جو ہے کم آئیں گے تو اس میں کون سا مسئلہ ہو جائے گا. میں تو ایون سمجھتا ہوں کہ جو مشینری امپورٹ بھی ہے, مشینری امپورٹ میں ہماری بہت سارے سیکٹرز میں ہم اوور کیپیسٹی ہیں. اگر وہ مشینری جو ہے کچھ عرصے کے لیے ہم ڈیفر کریں گے تو کوئی مجھے نہیں لگتا کہ مسئلہ ہو جائے گا, اور کوئی مشینری کا امپورٹ آج تو وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا ہماری گروتھ کے اندر. وہ تو آج ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کے 2-2.5 سال کے بعد جو ہے وہ آ کے اس سے پروڈکشنز آتی ہیں. تو ہمیں ایریاز کو جو ہے وہ کیئرفلی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے آئٹمز ہیں کہ جن کو اگر ہم کرب کریں گے تو اس سے ہماری جو ہے وہ گروتھ میں. ایون میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریولنگ کیوں, میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھٹیوں پہ جو ہے ملک سے باہر جا رہے ہیں, جو ایک سے زیادہ بہت سارے لوگوں نے حج کر لیے ہیں وہ دوبارہ حج کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کی پالیسیز ہونی چاہیے کہ جہاں
unnecessary ہمارا جو فورن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے اس پہ کرب ہو, اور پھر لوگوں کی ایجوکیشن کرنی چاہیے کہ وہ انرجی جو ہے کنزرو کریں. خاقان جی صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر پرابلم ہمیں نظر آیا کہ ایک ہے تو اس کے ٹیمپرری سولوشن ہے یہ ہمارا پرماننٹ پرابلم ہے, اور پھر اس کا وہ پرماننٹ ہی سولوشن ہے, کیونکہ ہم جب بھی 6% کو ٹچ کرتے ہیں, 2018 میں کیا تو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ گیا, ابھی کیا $17.5 ارب کا پھر ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس پیدا ہو گیا. تو یہ ایک پرماننٹ پرابلم ہے اور پرماننٹ ہی حل ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کی وہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں, تو ہم گروتھ اور امپورٹس کے بارے میں کوئی پرماننٹلی نہ سوچیں, یہی ہے اسٹریٹجی. دیکھیں ان دا شارٹ رن تو چونکہ ایک اتنا سویئر ڈالر کریڈٹ کرنچ کریٹ ہوا ہے, تو اس کے جو فیکٹرز جنہوں نے کریٹ کیا تھا IMF, امپورٹس, ایکسپینڈیچرز, اور اس کا آپ نے دیکھا کہ $24 ارب کا فسکل ڈیفیسٹ آپ نے رن کیا, ان کو کنٹرول کریں اور سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کریں, پلس آپ ایگریکلچر امپورٹ کو ان دی امیڈیٹ, ابھی اب اگر ہم 6 مہینے کا ویژن لے کے چلیں, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ $8 سے $10 ارب کی فوڈ امپورٹ کر کے ابھی بھی ویٹ کی $3 سے $4 ملین کی امپورٹ ہے, اس کو کسی طرح ان دا شارٹ رن بھی اپنے اداروں کو یوز کریں. اور مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لوکل ادارے, ایگری یونیورسٹیز, ایگری ریسرچ سینٹرز, ان کو یوز کر کے اگلے 6 ماہ میں گیٹ یور ڈیزائن آف دی ایگریکلچر رائٹ, سو دیٹ آپ کا کچھ کراپنگ پیٹرن بہتر ہو, تاکہ یہ کام ہو. اور یہ اسٹرکچرل کی طرف میں موو کرتا چلا جاؤں. سو ایک تو ایگریکلچر کو بہت توجہ دیں, تاکہ آنے والا وقت فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جائے گا. فوڈ امپورٹس مہنگی ہوتی چلی جائیں گی, دنیا سے امپورٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اور وہ کنٹری جس میں 1/3 لوگ $3 ڈے سے کم پہ رہ رہے ہوں, آپ کو یہ اسٹرکچرلی سب سے پہلے ایگریکلچر کو میں ہٹ کروں. نمبر 2, اگر 1 سال کی حکومت ری ڈیزائن نہیں بھی کر سکتی انرجی سیکٹر کو, ایٹ لیسٹ ایک خاکہ آپ کو سامنے آ جانا چاہیے. آپ نے ڈسکو بیچنے ہیں کہ نہیں بیچنے ہیں, آپ نے جنریشن RLNG بیچنی ہے کہ نہیں بیچنی ہے, آپ نے ریگولیٹر کو, پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کروانا ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر میں رکھ کے ریگولیٹ کرانا ہے. واٹ از آر ڈیفائننگ فارمیشن آن دیٹ. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ انرجی سیکٹر میں ایک انٹیگریٹڈ فریم ورک بنا ہوا ہے, اس کو اگلے 5 سے 10 سال کے لیے رول آؤٹ کر دیں. انرجی سیکٹر جو ہے آپ کو لے ڈوبے گا 1 سال میں اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. یہ میں کیوں کہتا ہوں, $850 ارب کا سرکولر ڈیٹ, 1000 ارب سے اوپر کی پیمنٹ لاسٹ ایئر, انسسٹینیبل ہے. یہ وہ ایکسپینڈیچر ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی کریٹ کر رہا ہے. اس کو سرجری کریں ایٹ لیسٹ. اگر یہ سو کنزرویشن, ایگری پروڈکٹیوٹی, ری ڈیزائن آف دی انرجی سیکٹر, اگر اگلے 6 ماہ میں یہی کر لیں, چھوڑ دیں اگر ہم اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو آن اٹس اون چلنے دیں, جو آ گیا ہے ٹرف کے اندر اس کو لگنے دیں, سو ہم اس مشکل میں بریدر میں بھی نکل جائیں گے, اسٹرکچرلی بھی کچھ کام شروع ہو جائے گا. یوسف صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک پرماننٹ سولوشن ہے یا یہ ایک پرماننٹ پرابلم ہے جس کا یہی پرماننٹ سولوشن ہے کہ آپ امپورٹ اور گروتھ کو بھول ہی جائیں, کیونکہ جب بھی جاتے ہیں ہم یہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے یوسف صاحب کہ ہم 6-8 مہینے میں اس مشکل ٹائم سے نکلے اور پھر دوبارہ گروتھ کی طرف دیکھ سکیں, یا نہیں ہے پاسبلٹی گروتھ کی طرف اس تیزی سے جانا جس طرح سے پہلے ہوا تھا؟ وہ میرے خیال سے وہ ٹریجیکٹری نہیں ہوگی. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیویئر کرائسس تھا, اور اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں چلیں پیٹرول کی پرائسز تو بڑھا دی گئی, اور وہ یقیناً ایک بڑا ٹف ڈیسیجن تھا, لیکن اور بہت سارے اقدامات کرنا جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں سے چند اچھے اقدامات میں سن رہا تھا, وہ اچھے سجیشنز ہیں, لیکن ان کو کرنا جو ہے وہ بات ہے گورنمنٹ کی کیپیسٹی کی, جو اس وقت جو ہے مجھے سیاسی صورتحال کی وجہ سے بڑی لمیٹڈ نظر آتی ہے. جہاں تک پرماننٹ سولوشن کا تعلق ہے, دیکھیے یہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے. ہم 23ویں مرتبہ سن 58 سے IMF کے پاس گئے ہیں. ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ہم کچھ قرضے لے لیتے ہیں, امپورٹس کٹ کرتے ہیں, اسٹیبلائز ہوتی ہے, تھوڑی گروتھ ہوتی ہے, پھر واپس اسی طرف چلے جاتے ہیں. اگر اس سائیکل کو بریک کرنا ہے تو ہمیں بڑے آنیسٹلی ایک ان ڈیپتھ جو ہے اوپن ڈسکشن میڈیا پہ, گورنمنٹ میں بھی اور اپوزیشن دونوں سب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بڑا نیشنل ایشو ہے. یہ خالی چند اکانومسٹ کا ایشو نہیں ہے, چند بزنس مین کا ایشو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نیشنل ول نہیں ہوگی, نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا کہ میجر پرائرٹیز کیا ہیں, میجر پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے, یہ دیر آر نو ٹو اوپینینس کہ آپ کو ایکسپورٹس کی طرف توجہ دینی پڑے گی, اس لیے کہ آپ ایک
फ्यूल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। आपका फ्यूल पे तो दरमदार रहेगा, आप चंद महीने के लिए कम कर सकते हैं, लेकिन जब ऑयल रिजर्व नीचे जाएंगे तो आपको तो फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो एक टेम्परेरी मेजर है। तो इस लिहाज से वो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? ठीक है, मान लिया आपने इंपोर्ट्स कम कर दी, खासतौर पर ऑयल इंपोर्ट आपने कम कर दी, अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उससे आगे क्या होगा? इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनका इन्फ्लेशन रेट 38% है, जो दुनिया में थर्ड हाईएस्ट है। तो अपने आप को हम अच्छी बातें करके मुतमईन जरूर कर सकते हैं। ये सही बात है कि इस वक्त ऑयल प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, लेकिन इस वक्त भी एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसके जो ट्रेड है वो $95 पे हो रही है। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं कि अगर ये $70 पे चली जाए तो यकीनन पाकिस्तान को कुछ ब्रेक मिलेगा, लेकिन जब तक ये 90s में रहेगी, 100 के करीब फ्लर्ट करती रहेगी, उस वक्त तक ये समझना कि हमें कोई बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी वो गलत होगा। इसलिए कि आपका जो पिछले साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसका 55% जो था वो ऑयल इंपोर्ट की वजह से। ये ज़ाहिर ये मसला मुसलसल रहा है। मोहसिन साहब आप क्या कहिएगा? ये बूम बस्ट हमने देखा है, और बूम भी कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस देखा हो, एक दफा 6% देखते हैं और बस्ट कर जाते हैं। या आपको लग रहा है कि कोई है चांस या नहीं है, बस अब यही परमानेंट है कि आइंदा हमें नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है इस बात पे कि ग्रोथ के लिए हमने अपना तिजारती खसारा बढ़ने देना है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट की सलाहियत नहीं है? देखिए, ये मेरे ख्याल में मईशत के साथ साथ सियासी इशू भी है, क्योंकि हमने पिछली 3 हुकूमत में तकरीबन एक ही तरह का ट्रेंड देखा कि जो नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के इंपोर्ट लेड, कंजम्पशन लेड ग्रोथ को मैनेज कर रही होती है, स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाती है, फिर तीसरा साल शुरू होता है तो वो फिर ग्रोथ की तरफ आ जाती है, फिर अगली। तो आई थिंक ये सियासी मसला ज्यादा है और इसका हल वही है कि हमें एक एग्रीमेंट इकोनॉमी पे करना पड़ेगा, और उसकी मिसाल मौजूद है पाकिस्तान में। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बनाया गया था, तो इस तरह की कोई पार्लियामेंट के थ्रू कोई एग्रीमेंट या कोई कंसेंसस होना चाहिए कि ब्रॉडली पैरामीटर्स होने चाहिए कि हम जो है तिजारती खसारा है या करंट अकाउंट डेफिसिट है या मिनिमम रिजर्व लेवल है या डेट टू जीडीपी रेशियो है या डेट सर्विसिंग है या फिस्कल साइड पे हम कितना खर्चा करेंगे रेवेन्यू का, ताकि चीजें मैनेजेबल रहें। अदरवाइज तो आप जो भी कर लें, जब सियासी इंस्टेबिलिटी होगी, जब एक हुकूमत समझ रही होगी कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो वो आर्टिफिशियली कंजम्पशन लेड या इंपोर्ट लेड ग्रोथ करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये मसला है, कायम रहेगा। अगर पाकिस्तान को सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो सियासी हम आहंगी, सियासी कंसेंसस की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, माहिर मईशत की राय आपने सुनी है। ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मईशत पर एक सियासी कंसेंसस हो, यही सबकी राय है और यही इस वक्त की ज़रूरत भी है। आज में तैयारी। अल्लाह।